दोस्तों, मार्को सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, इसमें ऐसे कई छुपे हुए डिटेल्स हैं जो ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे। आज हम बात करेंगे उन माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की जो इस फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नंबर 1, विक्टर की वॉकिंग स्टिक और उसका अटेंशन टू रियलिज्म। फिल्म में विक्टर के वॉकिंग स्टिक के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाए तो जब भी वह क्लब से बाहर निकलता है या वसीम के घर जाता है, वह हमेशा वॉकिंग स्टिक यूज करता है। लेकिन जब फ्लैशबैक सीन्स में उसके घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाया जाता है, वहां वह बिना स्टिक के वॉक करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्टर को अपना घर पूरी तरह याद है, उसे पता है कि कहां जाना है, इसीलिए उसे वहां वॉकिंग स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती। यह सटल डिटेल इस फिल्म की रियलिज्म को दर्शाता है, जो अक्सर ऑडियंस मिस कर देती है। इसी से जुड़ा एक और डिटेल विक्टर के बेटे को लेकर है। फिल्म के अंत में जब विक्टर का बेटा दिखाया जाता है तो वह भी फूलों को पसंद करता है। ये सटल कनेक्शन दर्शाता है कि विक्टर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसके बेटे में भी मौजूद हैं, जिससे उसका किरदार और गहराई से जुड़ जाता है। नंबर 2, विक्टर वर्सेस रसेल, परफ्यूम्स और केमिकल्स का कॉन्ट्रास्ट। फिल्म में विक्टर को एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जो परफ्यूम्स बनाता है, यानी वह लोगों के लिए ऐसी चीजें क्रिएट करता है जिसे वे अपने शरीर पर लगाना पसंद करें, जबकि रसेल एकदम उल्टा है। वह एसिड और केमिकल्स से जुड़ा हुआ है, यानी ऐसी चीजों से जो लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। दोनों के प्रोफेशंस उनके कैरेक्टर ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। विक्टर को कनेक्शन चाहिए, जबकि रसेल चाहता है कि लोग उससे डरें। ये एक बहुत सटल लेकिन ब्रिलियंट कंट्रास्ट है जो फिल्म में छोटे छोटे डिटेल्स के जरिए एस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 3, साइरस और टोनी का पुराना कनेक्शन और उनकी डेथ की मीनिंग। फिल्म की शुरुआत में टोनी रसेल से कहता है कि साइरस की तरह बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि साइरस पागल है। अपने भाई के नक्शे कदम पर मत चल। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि इससे टोनी और साइरस के बीच का पुराना कनेक्शन हिंट किया गया था। एक थियोरी यह भी हो सकती है कि टोनी ने बचपन में साइरस को छोड़ दिया था, क्योंकि साइरस बहुत ज्यादा वायलेंट था। लेकिन रसेल, जो हमेशा साइरस को फॉलो करता था, उसने यही ब्रुटैलिटी अपनाई और इसे अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। टोनी ने फिल्म की शुरुआत में कहा था, मैं तेरा साथ हमेशा दूंगा, हमेशा तेरे साथ। लेकिन मरते वक्त रसेल ने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। टोनी का पूरा फिलोसफी ही उसकी मौत के वक्त टूट गया। नंबर 4, कब्रल गोल्ड का लोगो फिल्म में कई जगह नजर आता है। टोनी की रिंग पर, उनकी फैक्ट्री में, उस बॉक्स पर, जिसे मार्को और रसेल के बीच डील के दौरान दिखाया गया था। लेकिन एक शॉकिंग डिटेल यह है कि जब फिल्म के अंत में कब्रल गोल्ड की गाड़ियां आती हैं, तो उनमें से एक की नंबर प्लेट विदेशी फॉरेन रजिस्ट्रेशन थी। अब सवाल यह है, कब्रल गोल्ड सिर्फ इंडिया का बिजनेस नहीं था, क्या ये एक अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क था? कब्रल गोल्ड का लोगो भी काफी मिस्टीरियस है। ये 3 चीजों का प्रतीक हो सकता है: जोर्गे के परिवार की ओनरशिप, टोनी के परिवार की इन्वॉल्वमेंट, एक मिस्टीरियस थर्ड पार्टी जो फिल्म के अंत में दिखाए गए नए विलन से जुड़ा हो सकता है। कब्रल गोल्ड का कनाडा, चेक रिपब्लिक, ब्राजील और इटली से जुड़ा होना यह दिखाता है कि कहानी अब इंडिया से बाहर एक्सपैंड हो सकती है। नंबर 5, मार्को की पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसका इटली भेजा जाना। फिल्म में सटल तरीके से हिंट दिया गया है कि मार्को का अतीत काफी वायलेंट था। पुलिस स्टेशन के डिलीटेड सीन में पुलिस अधिकारी यह रिवील करते हैं कि मार्को के खिलाफ कई पुराने केसेस थे। जॉर्ज ने यह सुनिश्चित किया कि मार्को को इटली भेज दिया जाए ताकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इससे पता चलता है कि जॉर्ज का कैरेक्टर न केवल एक बिजनेसमैन का था, बल्कि वह अपने परिवार के सदस्यों को कंट्रोल भी करना चाहता था। नंबर 6, क्लाइमैक्स सीन और पावर शिफ्ट। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में जब रसेल का डेड बॉडी जमीन पर पड़ा होता है, तो मार्को अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करता है जहां रसेल पड़ा हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिल्म की शुरुआत में जब मार्को चर्च जाता है तो रसेल की डिफेंडर कार पहले से खड़ी होती है, लेकिन क्लाइमैक्स में वही डिफेंडर कार गायब हो जाती है और मार्को की गाड़ी वहां खड़ी होती है। यानी अब रसेल का दौर खत्म हो चुका है और मार्को का राज शुरू। नंबर 7, डिलीटेड सीन और एडिटर का स्मार्ट डिसीजन। फिल्म में एक डिलीटेड सीन था जहां मार्को पुलिस स्टेशन में गुंडों को मारता है और एक गुंडे के मुंह में ताला डाल देता है। ये सीन बहुत इंटेंसिव था, लेकिन फिल्म के फाइनल कट में इसे नहीं रखा गया। एडिटर के इस डिसीजन को काफी स्मार्ट माना गया, क्योंकि अगर यह सीन रखा जाता तो फिल्म की पेस धीमी हो सकती थी और इसकी मेन स्टोरी लाइन से अटेंशन हट सकता था। नंबर 8, लेफ्ट हैंडेड रेफरेंस और माइकल मूवी ईस्टर एग। फिल्म में एक सटल रेफरेंस यह भी है कि अनवर लेफ्ट हैंडेड है। ये एक हिडन डिटेल है, लेफ्ट हैंडर, जो फिल्म माइकल से कनेक्ट करती है, जहां एक कैरेक्टर इसी तरह लेफ्ट हैंडेड था। इसी तरह एक और हिडन डिटेल जोर्गे के साइनाइड वाले सीन में है। ये सीन भी माइकल मूवी के एक सीक्वेंस से मिलता जुलता है, जहां एक कैरेक्टर को साइनाइड देकर मारा गया था। तो क्या मार्को दो कंफर्म्ड है? अगर फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को ध्यान से देखा जाए तो वहां एक शैडो कैरेक्टर दिखाया गया है जो कब्रल गोल्ड से जुड़ा हो सकता है। इसका मतलब कहानी अब इंडिया से बाहर इंटरनेशनल स्मगलिंग माफिया तक जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या मार्को इस माफिया के खिलाफ जाएगा या वह खुद इसका हिस्सा बनेगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।